हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमको अनसॉल्व्ड पेपर का सेट सॉल्व करना है वह सेट है फर्स्ट, जिसे हम ईजे सेट कहते हैं। तो यहाँ पर जो साइंस का पेपर है या विज्ञान का पेपर है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला आप इसमें देखेंगे भौतिक विज्ञान जो 25 नंबर का आता है, तथा दूसरा पोर्शन जो है वो 20 नंबर का रसायन विज्ञान, और तीसरा पोर्शन इसमें जो आएगा वो जीव विज्ञान का आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं उपखंड खा जो गा है वो जीव विज्ञान का है। उसमें पहला जो विकल्प पूछा गया है वह है वृक्कों का कार्य क्या होता है। तो इसमें आप देखेंगे श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन और पाचन, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वृक्कों का कार्य है वह क्या है, उत्सर्जन है। तो यहाँ पर वृक्कों की जगह पर वह किडनी का भी कार्य लिख सकता था, तब भी आप क्या बताते, उत्सर्जन करना। अर्थात हमारे वृक्कों या किडनी का कार्य मुख्य क्या है, उत्सर्जन करना। तो यह उत्सर्जित क्या करते हैं, तो यह यूरिया को उत्सर्जित करने का कार्य करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन बच्चों है, पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं। तो पत्तियों पर कौन सी कलिकाएं विकसित होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, जैसे पुदीना है, आलू है, ब्रायोफिल्लम है, इन सभी पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं पत्तियों में जो कलिकाएं विकसित होती हैं ब्रायोफिल्लम या अजूबा के पौधे में विकसित होती है, अर्थात यह हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही है। 16 नंबर क्वेश्चन में आप देखें, इसमें पूछा गया है कि आनुवांशिक जो विज्ञान के जनक कौन है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, जैसे एजे मुलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल और यहाँ पर जेडी वाटसन। तो आनुवांशिकी विज्ञान के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जो आनुवांशिकता के जनक कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों जो 17 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया है, 2 डीएनए तंत्र आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 डीएनए तंत्र आपस में कैसे जुड़े, उसके लिए ऑप्शन दिए गए, जैसे पेप्टाइड बंध है और सहसंयोजी बंध है, ग्लाइकोसिडिक बंध है, हाइड्रोजन बंध है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डीएनए के जो 2 तंतु आपस में जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, सही है। इसके बाद आप देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन पर पूछा गया है, यहाँ पर मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रा है, केचुआ है, तिलचट्टा और कबूतर ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है, हाइड्रा में जनन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प है वो फर्स्ट सही है। 19 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था। तो यहाँ पर है मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल। तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या है बच्चों, उद्यान मटर है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जिस पौधे का चुनाव किया था उसका नाम क्या है, उद्यान मटर है। तो यहाँ पर हमारा 19 नंबर क्वेश्चन में विकल्प क्या है, बी नंबर क्या है, सही विकल्प है। इसके बाद हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर बच्चों पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। उसमें क्या है, अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी, नलिका है। ये 4 ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे जितने भी विकल्प पूछे गए हैं सब मादा जनन तंत्र के ही भाग हैं। केवल शुक्रवाहिका एक ऐसा भाग है जो नर में पाया जाता है, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा, महिला में नहीं पाया जाता। तो यही हमको सही उत्तर के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब आप आगे के प्रश्न में देखें यहाँ पर क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा उपखंड क्या है, सी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन 8 नंबर में क्या पूछा गया, आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में 2 अंतर लिखिए। तो आक्सी श्वसन और क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अनाक्सी श्वसन, दोनों में अंतर करने को पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉलम खींच लेंगे बच्चों, एक तरफ आक्सी श्वसन लिख लेंगे, दूसरी तरफ क्या कर लेंगे, अनाक्सी श्वसन लिख लेंगे। तो आप जानते हैं कि आक्सी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अर्थात यह बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तथा अनाक्सी श्वसन की क्रिया क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पर होता है। अब यहाँ पर
अंतर पूछा था, लेकिन हमने यहाँ पर 3 अंतर लिख दिए हैं, क्योंकि जैसे कोई बच्चा भूल जाएगा तो वो इसको आराम से लिख सकता है। यहाँ पर देखें कि जो अगला विकल्प है वो क्या है, इस क्रिया में ग्लूकोज के लिए एक अणु से पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। कहने का मतलब जब एक ग्लूकोज अणु क्या होगा, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होगा, तो उसमें 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। दूसरे कॉलम में आप देखें कि इस क्रिया में ग्लूकोज का एक अणु पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं करता है, अर्थात इसमें 2 एटीपी अणुओं का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हम 2 नहीं 3 ही पॉइंट लिखे थे, 3 नहीं 2 पॉइंट लिखे थे, तो आप इसको यही रिवाइज कर लेंगे और अपने हिसाब से नोटबुक में लिख लेंगे। 8 का जो बी क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन, लसिका तथा रुधिर में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक कॉलम खींच लेंगे, एक तरफ लसिका लिख लेंगे, दूसरी तरफ क्या करेंगे, रुधिर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम पहला जो अंतर लिखते हैं लसिका में, वो क्या है, लसिका रंगहीन संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है बच्चों, रंगहीन संयोजी ऊतक है, अर्थात इसका कोई रंग नहीं होता। यहाँ पर रुधिर वाले उसमें आप देखेंगे कि रुधिर क्या है, गहरे लाल रंग का होता है, लाल रंग का एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो ये एक एक अंतर होगी। दूसरे अंतर में हम क्या करते हैं, लसिका में हम देखते हैं कि लाल रुधिर कणिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, जबकि आप देखेंगे रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। इसी के कारण रुधिर का रंग क्या होता है, लाल होता है। तीसरे पॉइंट हम लसिका में देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है लसिका में, जबकि आपको रुधिर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बहुत अधिक पाई जाएगी। तो ये 3 अंतर हैं, आप इनको सही से समझ करके अपने नोट में लिख कर सकते हैं। आगे देखिए, जो हमारा सी क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, कायिक जनन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है, कायिक जनन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कायिक जनन की परिभाषा पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक जनन विधि द्वारा होती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, पौधों के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि भाग लेते हैं और यह क्या करेंगे, एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। अतः जनन की इस विधि को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। और इसे हम इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी हम कह सकते हैं। अगर इसी में और आगे क्वेश्चन जोड़ देता कि कायिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, तो इसकी बच्चों मुख्य रूप से 2 विधियां हैं, जैसे एक है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरी क्या है, कृत्रिम कायिक जनन। और अगर क्वेश्चन आगे बढ़ाता तो आप प्राकृतिक कायिक जनन को भी आगे बांट सकते थे, तो ये जड़, तना, पत्ती के द्वारा हो सकता है। कृत्रिम कायिक जनन में आप देखेंगे या मनुष्य के द्वारा किया जाता है, इसके अंतर्गत जड़, हम जो कृत्रिम कायिक जनन मनुष्य के द्वारा किया जाता है, इसमें देखेंगे तना, ठीक है, में या किसी दूसरे भाग में हम परिवर्तन करके उससे एक नया पौधा विकसित करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम गूटी बांधना, कलम ये कटिंग करना और लेयरिंग करना, ऐसे मेथड्स को रखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर डी, क्या है वो, हृदय का क्या कार्य है। तो हृदय का हमको क्या करना है, एक कार्य लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि मनुष्य का हृदय बना कैसे होता है। तो आप देखेंगे कि मनुष्य का हृदय मेसोडर्म कोशिका से बना होता है, अर्थात इसकी मेसोडर्मल उत्पत्ति होती है। हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों, रुधिर को पंप करना होता है, अर्थात यह रुधिर को शरीर से ग्रहण करता है और इसे अधिक दबाव के साथ अंगों की ओर भेज देता है। इसके अतिरिक्त यह क्या करता है, नियमित रूप से लगातार जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है। यह रुधिर को जिसमें भेजता है उसे हम क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। तो वेसल्स अगर पूछता कितने प्रकार की होती हैं बच्चों, ये 3 प्रकार की होती है। हमने इसमें लिखा नहीं, लेकिन आप सुन लीजिए, ये 3 प्रकार की होती है। उसमें हम आर्टरीज को रख सकते हैं, वेन्स को रख सकते हैं और कैपिलरीज को रख सकते हैं। फिर यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, रसायन संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए रसायन संश्लेषण है क्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों को जैसे H2S, ठीक है, अमोनिया आदि को ऑक्सीकरण करते हैं और इनसे क्या करते हैं,
एक रासायनिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जब ये रासायनिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं तो यह रासायनिक ऊर्जा क्या होती, भोजन के रूप में जीवाणुओं के द्वारा यूज कर ली जाती है। और यह जीवाणु जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, रसायन संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं। यह भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने की इस क्रिया को हम रसायन संश्लेषण कहते हैं या रसायन संश्लेषण यह कहलाती है। फिर आप आगे इसमें देखेंगे कि इसमें उपयोग होने वाले 3 जीवाणुओं के नाम लिखिए। उसमें पहला जीवाणु हम देखते हैं सल्फर जीवाणु। अगर आप बच्चों ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे तो ये हेडिंग लिखेंगे सल्फर जीवाणु क्या है, तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि यह प्रोटीन के सड़ने से उत्पन्न H2S को उत्पन्न करते हैं और गंधक में या फिर उसे गंधक के अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 में बदल देते हैं। फिर इस क्रिया या प्रक्रिया के फलस्वरूप निकली ऊर्जा का उपयोग को कार्बनिक भोजन के निर्माण में कर लेते हैं। और फिर जो H2S होती है भूमि में स्थित अन्य यौगिकों से क्रिया करके सल्फेट्स बना लेती है और हरे पौधे इसे गंधक को सल्फर के मुख्य स्रोत के रूप में क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर एक हमने अभिक्रिया भी दिखा दी, अगर जो बच्चे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 2H2SO4 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्रिया करके HCHO बनाते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अतिरिक्त वो जल का निर्माण भी करते हैं, 2 सल्फर निकालते हैं और कुछ ऊर्जा को विमुक्त कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2S मतलब 2 सल्फर और 8H2S और 3 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, क्रिया करके 2 सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु मुक्त करते हैं और 2CHO2 को मुक्त करते हैं। इसके साथ में वो जल के अणु और ऊर्जा को भी क्या करते हैं, निकालते हैं। अब यहाँ नोट में आगे बताया गया है कि गंधक या सल्फर के जीवाणु जो होते हैं गंधक के स्रोतों के से प्राप्त कर सकते हैं या स्वच्छ जल या खारे जल में पाए जाते हैं, वहाँ से भी इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर फिर हम आगे देखते हैं कि आयरन जीवाणु। तो आयरन जीवाणु में आप क्या होते हैं, ये देखेंगे जो आयरन या लौह जीवाणु भी हम कह सकते हैं, ये क्या कहते हैं, फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिकों में बदल देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं और उससे ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जो उससे ये ऊर्जा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, जिनके द्वारा यह अपने कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फेरस यौगिक जो 4FeSO4 ठीक FeCO3 प्लस ऑक्सीजन प्लस 6H2O आपस में क्रिया करते हैं या क्रिया करते हैं, वो क्या करते हैं 4FeOH मतलब 4FeOH3 या फेरिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसके साथ में वो 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 81 कैलोरी ऊर्जा भी क्या करते हैं, विमुक्त करते हैं। यहाँ पर नोट में बताया गया है बच्चों कि आयरन बैक्टीरिया फेरस यौगिकों वाले पानी में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर हम 3 नंबर में क्या लिखे हैं कि हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भूमि में मिलने वाली आणविक हाइड्रोजन को जल में ऑक्सीकृत कर देते हैं या जल में बदल देते हैं और इस क्रिया में आप देखेंगे जो ऊर्जा विमुक्त होती या निकलती वो भोजन में काम आ जाती है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या होते हैं, 2 जल के अणुओं में बदल जाते हैं और इसके साथ कुछ मात्रा में मीथेन और ऊर्जा विमुक्त होती है। अगर आप दूसरे और जीवाणु लिखना चाहते थे तो यहाँ पर लिख सकते थे। इसके अतिरिक्त क्या होते हैं, नाइट्राइट जीवाणु में नाइट्रोसोमोनास आता है और नाइट्रेट जीवाणु में नाइट्रोबैक्टर आता है तथा रसायन संश्लेषण करने वाले जीवाणु भी आते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइमों के कार्य क्या है, सबसे पहले देखें तो इसमें पाचक एंजाइम क्या है। तो पाचक एंजाइम जो बच्चों होते हैं वो जल अपघटक एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं, जल जो जटिल यौगिकों होते हैं उनको सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं, अतः इन्हें हाइड्रोलाइजेस करने का कार्य करते हैं। पाचक एंजाइमों के अगर हम आगे पूछा होता प्रकार क्या हैं तो आप ये लिख सकते थे, ये कई प्रकार के होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। तो ये क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचक करते हैं। तो यहाँ पर हमने एमाइलेज एंजाइम के बारे में बताया कि एमाइलेज क्या करेगा, या पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में अपघटित कर देता है।
और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सलेवरी एमाइलेज या लार के जो रस होते हैं उसमें पाए जाते हैं और स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। इसके साथ में आप यहाँ पर देखेंगे कि डाइसैकेराइड पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो यह क्या करते हैं, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदल देते हैं और यह कहाँ पाए जाते हैं, आंत के रस में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं इसमें माल्टेजेस आते हैं या माल्टोज आते हैं, जो क्या करते हैं, माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करते हैं। सुक्रेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है या बदल देता है। लैक्टेज एंजाइम इसके अंतर्गत आएगा, वो क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है या बदलने का कार्य करते हैं। तो ये जो आपने देखा है कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम थे। अगर पूछेगा तो इसमें से आप लिख सकते हैं, जैसा आंसर होगा वैसे उत्तर आप देंगे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं प्रोटीन पाचक एंजाइम या प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन के अणुओं को पचाने का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत ये एंजाइम क्या करेंगे, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को तोड़ने का कार्य करते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करेगा, या प्रोटीन को प्रोटियोजेज में तोड़ देता है या पेप्टोन्स में अपघटित कर देता है। फिर यह क्या करेगा, आमाशयिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं और वहीं पर मिलते हैं या वहीं पर अपना कार्य करते हैं। 2 नंबर में प्रोटीन पाचन एंजाइम के अंतर्गत आप देखेंगे ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन। तो यह क्या करते हैं, प्रोटीन को पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं या अपघटित करने का कार्य करते हैं। यह एंजाइम जो बच्चों देखने को मिलते हैं या पैनक्रियाटिक रस या पैनक्रियास में देखने को मिलते हैं। आगे देखें यहाँ पर जो वसा पाचक एंजाइम बताया गया है उसके अंतर्गत मुख्य एंजाइम क्या होता है, लाइपेज होता है। ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है या आमाशय में पाया जाता है। इसी तरह जो वसा पाचक अगला एंजाइम हो वो क्या है, इंटेस्टाइनल लाइपेज है, अर्थात यह आंत के रस में पाया जाता है या आंत के लाइपेज में पाया जाता है। यहाँ पर नोट में हमने बताया है कि ये दोनों क्या दूध की जो वसा होती है उसी क्या करेंगी, वसी अम्ल या ग्लिसरॉल में अपघटित करने का कार्य करते हैं।